कभी सोचा है एक रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए? या फिर हमारा शरीर जो खाना खाता है उसे एनर्जी में कैसे बदलता है? इन सब सवालों का जवाब एक ही जगह छुपा है, थर्मोडायनेमिक्स। ये वो विज्ञान है जो बताता है कि पूरी कायनात में ऊर्जा कैसे काम करती है, कैसे बदलती है। सिर्फ हम ही नहीं, खुद एल्बर्ट आइंस्टाइन भी थर्मोडायनामिक्स की ताकत से हैरान थे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये इकलौता भौतिक सिद्धांत है जिसके बारे में वो पूरी तरह श्योर थे कि इसे कभी गलत साबित नहीं किया जा सकेगा। सोचिए, ये प्रकृति का वो अटल नियम है जिस पर विज्ञान की पूरी इमारत टिकी हुई है। तो अगर हमें एनर्जी को समझना है तो वैज्ञानिकों को सबसे पहले एक लाइन खींचनी पड़ती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे फोटो खींचने से पहले हम फ्रेम सेट करते हैं। थर्मोडायनामिक्स में भी हम अपना फ्रेम तय करते हैं और इसके लिए 3 शब्दों का इस्तेमाल होता है, निकाय, परिवेश और परिसीमा। तो चलिए समझते हैं। निकाय या सिस्टम वो चीज़ है जिस पर हमारा पूरा फोकस है, हमारा एक्सपेरिमेंट। मान लीजिए एक बीकर में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो वो हो गया हमारा सिस्टम। और परिवेश वो है सिस्टम के अलावा बाकी सब कुछ, मतलब वो कमरा, वो बिल्डिंग, यहाँ तक कि पूरा ब्रह्मांड। और ये दोनों मिलकर पूरी कहानी बनाते हैं। अब ये जो सिस्टम है ना, ये 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला है खुला निकाय या ओपन सिस्टम। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये अपने आसपास के माहौल यानी परिवेश के साथ एनर्जी और मैटर दोनों का लेन देन कर सकता है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, चाय का एक खुला कप। गर्मी जो कि एनर्जी है बाहर निकल रही है और भाप जो कि मैटर है वो भी हवा में जा रही है। दूसरे नंबर पर आता है बंद निकाय यानी क्लोज्ड सिस्टम। ये थोड़ा अलग है। ये एनर्जी का लेन देन तो कर सकता है पर मैटर का नहीं। सोचिए, एक कसकर बंद की हुई पानी की बोतल। बोतल गर्म या ठंडी तो हो सकती है, मतलब एनर्जी आ जा सकती है, पर पानी वो ना तो अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। और आखिर में है विलगित निकाय या आइसोलेटेड सिस्टम। इसे आप एक किले की तरह समझ सकते हैं, एनर्जी और मैटर दोनों के लिए। यहाँ न कुछ अंदर आ सकता है न कुछ बाहर जा सकता है। इसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है एक थर्मस फ्लास्क। और यही वजह है कि ये एकदम परफेक्ट लैब बन जाता है जहाँ बिना किसी बाहरी दखल के एनर्जी में होने वाले बदलावों को पढ़ा जा सकता है। ठीक है, तो अब जब हमने स्टेज सेट कर लिया है तो चलिए सीधे थर्मोडायनेमिक्स के दिल में उतरते हैं, यानी इसके पहले नियम पर। इसे किसी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले की तरह मत देखिए, बल्कि इसे ऐसे समझिए जैसे ये ब्रह्मांड का एनर्जी अकाउंटिंग का एक ऐसा पक्का नियम है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। यह है इसका मेन इक्वेशन, डेल्टा U बराबर Q प्लस W। अब इसे एक बैंक अकाउंट के तौर पर सोचिए। डेल्टा U है आपके अकाउंट बैलेंस में हुआ बदलाव, Q है वो गर्मी जो आपने जमा की, और W है वो काम जो सिस्टम पर हुआ, मतलब एक तरह का इंटरेस्ट जो मिला। ये बस एनर्जी के आने जाने का हिसाब किताब है। यहाँ जो चीज़ असल में इंटरेस्टिंग है वो है इन सिंबल्स के साइन, मतलब प्लस और माइनस का खेल। जब सिस्टम गर्मी लेता है या उस पे काम होता है तो Q और W पॉजिटिव होते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे सिस्टम के एनर्जी बैंक अकाउंट में पैसे जमा हो रहे हों, जिससे उसकी टोटल एनर्जी बढ़ जाती है। और जब सिस्टम गर्मी छोड़ता है या खुद काम करता है तो ये दोनों नेगेटिव हो जाते हैं, मतलब अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे हैं और एनर्जी कम हो रही है। तो इस पहले नियम का सबसे बड़ा मतलब क्या निकलता है? वो ये है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा फिक्स्ड रहती है। एनर्जी को न तो बनाया जा सकता है न ही खत्म किया जा सकता है, ये बस अपना रूप बदलती है। जैसे कार के इंजन में केमिकल एनर्जी का चलने वाली काइनेटिक एनर्जी में बदलना। ये एक ऐसा फंडामेंटल सच है जिस पर सब कुछ टिका है। चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। लैब में काम करते वक्त हमें शायद ही कभी पूरी तरह से आइसोलेटेड सिस्टम मिलता है। ज्यादातर रिएक्शन तो खुली हवा में होते हैं, जहां प्रेशर यानी दाब एक जैसा रहता है। और यहीं पर एंट्री होती है एक नए कॉन्सेप्ट की, एंथैल्पी। ये जो 2 तरीके हैं एनर्जी मापने के, इनके बीच का फर्क समझना जरूरी है। एक तरफ है इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा U। ये टोटल एनर्जी चेंज है जिसे एक बंद बम कैलोरीमीटर में नापा जाता है। और दूसरी तरफ है एंथैल्पी यानी डेल्टा H। ये सिर्फ हीट में होने वाले बदलाव को नापता है, वो भी तब जब प्रेशर कांस्टेंट हो, जैसे एक खुले बीकर में।
जो कि असल दुनिया में ज्यादातर होता है। अब अगर फॉर्मूले की बात करें तो एंथैल्पी है H बराबर U प्लस PV। पर असल में जो बात याद रखने वाली है वो ये है कि एंथैल्पी में बदलाव यानी डेल्टा H हमें सीधे सीधे बताता है कि कांस्टेंट प्रेशर पर कितनी हीट अंदर या बाहर गई। और यही चीज़ इसे केमिस्ट्स और इंजीनियर्स के लिए एक ज़बरदस्त टूल बना देती है। इससे वो पता लगा सकते हैं कि कोई रिएक्शन गर्मी छोड़ेगा या सोखेगा। पर एक सवाल उठता है, क्या होगा अगर किसी रिएक्शन का एनर्जी चेंज सीधे नापा ही ना जा सके? तो क्या हम हार मान लें? बिल्कुल नहीं। अब हम देखेंगे कि इन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल करके हम लगभग किसी भी केमिकल रिएक्शन की एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों न हो। तो मिलिए हेस के नियम से। ये एक तरह का थर्मोडायनामिक शॉर्टकट है। ये नियम कहता है कि किसी भी रिएक्शन का टोटल एंथैल्पी चेंज हमेशा एक ही रहेगा, चाहे वो रिएक्शन 1 स्टेप में हो या 10 स्टेप में। ऐसा इसलिए है क्योंकि एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, मतलब उसे सिर्फ शुरुआती और आखिरी पॉइंट से मतलब है, बीच के रास्ते से नहीं। बिल्कुल पहाड़ पर चढ़ने जैसा। आप चाहे सीधा रास्ता लें या घूम कर जाएं, आपकी टोटल ऊंचाई में बदलाव तो उतना ही रहेगा। हेस के नियम को इस्तेमाल करना बिल्कुल एक पजल सॉल्व करने जैसा है। सबसे पहले हमें अपना टारगेट रिएक्शन पहचानना होता है। फिर हम उन रिएक्शंस को ढूंढते हैं जिनकी एंथैल्पी हमें पहले से पता है। हम इन रिएक्शंस को उल्टा कर सकते हैं या किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ताकि वो हमारे टारगेट से मैच करने लगें। और आखिर में बस इन सबको जोड़ देना है। जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए वो अपने आप कैंसिल हो जाएंगी और हमें मिलेगा हमारा फाइनल रिएक्शन और उसका टोटल एंथैल्पी चेंज। है ना कमाल? तो चलिए फटाफट से सारी बातें दोहरा लेते हैं। थर्मोडायनामिक्स क्या है? ये है यूनिवर्स की एनर्जी अकाउंटिंग। पहला नियम क्या कहता है कि एनर्जी कंजर्व्ड है, ना बनती है ना मिटती है, बस रूप बदलती है। एंथैल्पी ये असल दुनिया के हालात में हीट फ्लो को नापने का एक जबरदस्त तरीका है। और हेस का नियम, वो हमें किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज पता करने का एक जबरदस्त जुगाड़ देता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल बाकी है। पहला नियम हमें ये तो बता देता है कि एनर्जी का हिसाब किताब बराबर रहेगा, पर ये नहीं बताता कि कोई रिएक्शन अपने आप होता ही क्यों है। आखिर वो कौन सी ताकत है जो इस ब्रह्मांड को आगे बढ़ा रही है? और यही सवाल हमें थर्मोडायनामिक्स के अगले महान सिद्धांत की ओर ले जाता है, जिसका नाम है एंट्रोपी।